हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज एनसीईआरटी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 देखेंगे। इसमें मनी एंड क्रेडिट देखेंगे। तो इसमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कोर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसमें चैप्टर जो हम नॉर्मली पीडीएफ देखते थे, तो पीडीएफ आज बहुत कम देखेंगे। आज मेनली हम कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 आज है। देखो, फंक्शन ऑफ मनी। मनी का जो क्या फंक्शन है, एक है एक्सचेंज एंड स्टोर। आपके पास पैसा होता है तो क्या आप काम करते हैं? दो चीजें करते हैं। एक तो आप एक्सचेंज, यानी कि आप पैसे किसी को देते हैं, पे मनी एंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो पैसे आप पे करके या तो गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो, या फिर आप यदि सर्विसेज या गुड्स बेचते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं मान के चलो कि अभी आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, इसमें एक्सचेंज। लेकिन यही आप पेड लेते, तो पेड लेते तो ये हमारी सर्विस होती और उसके बदले में आप पैसे देते। तो यानी कि मनी को आप एक्सचेंज करते। या मैं आपसे कुछ काम लूं, तो मैं पैसे आपको पे करूं और आप कुछ काम करो। या आप कोई भी है कपड़े खरीद रहे हो, तो आप एक्सचेंज कर रहे हो। देखो, एक हम पहले अभी ये देख लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला लाइन देखेंगे। तो एक पैसे का दो वैल्यू, एक दो रूल काम है। एक एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या मतलब है कि पैसे से हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। आप मार्केट में मान के चलो कि ले गए पैसे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, तो उसके बराबर का आप वस्तु खरीद करके ले आते हो, या किसी से काम करवाते हो, आपका घर बन रहा हो, आपका कुछ और हो रहा है, तो हाँ आप उससे एक्सचेंज। एक है स्टोर वैल्यू। दूसरा काम जो पैसे का है, स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू का मतलब है कि आप पैसे के तौर पे स्टोर करना आसान होता है। जस्ट एग्जांपल, आपके पास 100 क्विंटल गेहूं हो, उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन उसको बेच करके आप पैसे के तौर पे आराम से रख सकते हो। आप 2,000 का नोट आराम से, जस्ट इमेजिन करो कि 100 क्विंटल गेहूं बेचे। 100 क्विंटल गेहूं को आप पूरे ट्रक में लोड करके ले जाओगे, तो लोग देखेंगे अरे इतना इसके पास गेहूं है। लेकिन आप 2,000 के नोट्स में ये रहेगा, तो आप आराम से जेब में ले जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि एक ट्रक गेहूं बेच करके आ रहा है। या फिर आप डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो वो स्टोर है। फिर जब आपको जरूरत रहेगी तो आप गेहूं खरीद सकते हो। तो मनी जो फंक्शन है मनी का, वो दो है, एक्सचेंज फंक्शन और स्टोर फंक्शन। अब है डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, यानी कि जो पैसे की एक्चुअली जरूरत ही क्यों हुई। देखो, एक टर्म आपने सुना होगा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक चीज को दे करके दूसरे चीज को खरीदना। जैसे एग्जांपल, गांव में अभी भी आप शायद ट्रेडिशनल गांव में वगैरह में रहे हो। हम लोग भी जैसे गांव में होता है सम टाइम, अब बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अभी भी कभी क्या होता है कि सपोज कुछ वस्तु है, वो मार्केट से ले आया बेचने के लिए। अब यहाँ की महिलाएं जो हैं जनरली, तो वो क्या करेंगी, गेहूं उनको दे देंगी या चावल दे देंगी, उसके बराबर में इक्विवेलेंट में वो दे देंगे। क्योंकि बहुत सारे, अब देखो अभी जब 2020 में देखते हैं, तो अब ये बहुत कम ट्रेडिशन है। लेकिन जब मैं 2000 के आसपास, 2000 के पहले जब मैं गांव में रहता था प्रॉपर तरीका से, तो वहाँ ये चीजें होती थी कि सपोज कोई भी मटर, गाजर, सब्जी वगैरह ये मार्केट से लेके आया और उसमें गेहूं ये लोग दे दिए। क्योंकि क्या होता था कि अब पुरुष हमेशा घर में नहीं है, अब महिलाओं को कुछ चीजों की जरूरत हो गई, अब पैसे यदि उनके पास नहीं है तो वो बार्टर में वो कर लेती थी। तो इसमें क्या दिक्कत होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड होता है। अब मान के चलो कि किसी के यहाँ गेहूं नहीं है और गाजर उसे खरीदना है। अब जो गाजर बेचने वाला आया है, वो गेहूं न ही लेगा, दूसरा कुछ नहीं लेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन पैसे जो हैं वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अर्ली टाइम में जो था, इनफैक्ट अभी भी बहुत एरिया में बताया ना कि गांव वगैरह में अभी भी कुछ जगह बार्टर सिस्टम चलता है। बहुत बार देखोगे क्या कि जैसे दलहन का टाइम में है, तो किसी के खेत में मसूर हो गया, तो वो बोलेगा ऐसा है कि मेरे पास मसूर अधिक है। अब जिसके पास चना हुआ है तो, और उसके पास मसूर नहीं हुआ, बोलेगा ठीक है मैं मसूर दे दे रहा हूँ, और आपके पास तो मसूर है नहीं, आप मसूर ले लो और हमें चना दे दो। या फिर उसी ढंग से और चीजों में, किसी के पास सरसों हो गया, तो ठीक है आप सरसों को दाल से बदल लो। तो वो एक्सचेंज जो बार्टर होता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं इस
चैप्टर में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ इस लेक्चर में। अब मान के चलो कि ये पेड सिस्टम होता, तो आप मुझे इसके बदले में बार्टर होता, तो कुछ आपको देना होता, या तो आप कुछ वस्तु हमें दे देते, तो लेकिन हम और आप एक साथ हैं नहीं। या फिर ये होता कि आप में से कोई दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते, तो आप मुझे पढ़ाते। लेकिन मैं पढ़ना चाहूँ तब तो मान के चलो कि आप हिस्ट्री के उसमें आप में से कोई हिस्ट्री के जानकार हो, आप मुझे सोच रहे हो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, लेकिन हो सकता है मैं हिस्ट्री आपसे बेटर जान रहा हूँ। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड नहीं हो रहा, तो इसके कारण जो होता है वो प्रॉब्लम होता था। तो मनी का हमने देखा फंक्शन, यहाँ एक्सचेंज फंक्शन और स्टोर फंक्शन, और बार्टर सिस्टम के में से है कि गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है या सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड का मतलब है कि मांग का दोहरा संयोग, इसको कहते हैं हिंदी में मांग का दोहरा संयोग। यानी कि दोनों, जो जस्ट इमेजिन करो कि कोई गेहूं सरप्लस उसके पास है, अब वो मार्केट में गया जूते खरीदने के लिए, तो उसे किसी एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो गेहूं चाहता है और जूते बेचता है। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो बहुत मुश्किल, आज के इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में ये बहुत मुश्किल है। कुछ और टर्म, एक कासा डिपॉजिट। कासा का मतलब है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। तो देखो, कासा डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब देखो, करेंट अकाउंट में क्या होता है कि वो जो अकाउंट होता है, जनरली बिजनेस वगैरह, बिजनेसमैन जो है वो उस अकाउंट को खोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका क्रेडिट सिस्टम होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी आप उसमें निकाल सकते हो। तो जो करेंट अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, जीरो इंटरेस्ट। सेविंग में आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो जो करेंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन खोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है जनरली, कि आपके पास मान के चलो कि टारगेट है कि आपका जो क्रेडिट सिस्टम है कि 5 लाख आपका डिपॉजिट हमेशा मान के चलो मोर और लेस एवरेज रहता है। तो आपके पास आज 1 रुपया भी नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा पैसे, यानी कि पैसे ना होने पर भी आप उसमें निकाल सकते हो। तो वो जो होता है क्या है कि बिजनेसमैन के लिए वो उपयोगी होता है, वो ज्यादा, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है। सेविंग डिपॉजिट जो होता है, सेविंग अकाउंट जो होता है, वो नॉर्मली जो सैलरीड अकाउंट है या सिंपल जो फैमिली है वो उसको खोलते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है, बैंक इंटरेस्ट पे करती है, लेकिन वो कम होता है। जनरली 3%, 4%, कुछ प्राइवेट जो है वो 6% भी पे करते हैं। एसबीआई सबसे कम पे करती है, ठीक है। और बाकी 4% के आसपास, और बाकी जो प्राइवेट है 6% भी कुछ लोग पे करते हैं। तो उसमें आप उतने पैसा निकाल सकते हो जितना कि आपके अकाउंट में है। तो इसको करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को, इसको डिमांड डिपॉजिट इस वजह से कहते हैं कि किसी भी टाइम इससे पैसे निकाला जा सकता है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट होता है वो, अब देखो आज के डेट में फ्लेक्सिबिलिटी हो गया है, आप इसमें भी आप जब चाहो, लेकिन जब चाहो तब निकालोगे। तो लिटिल बिट जो होता है वो फाइन सिस्टम होता है कि मान के चलो 6 ईयर का आपने टर्म डिपॉजिट किया, तो 6 साल के बाद जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पैसे निकलेंगे। तो इसमें क्या होता है, कासा डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसमें जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब एक होता है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है कि आपने बैंक से सपोज लोन लिया, चूंकि मनी और क्रेडिट इस चैप्टर का नाम है, तो लोन आपने लिया, मान के चलो कि लोन 5 लाख लिया। अब 5 लाख की आपकी कैपेसिटी पे करने की नॉर्मल नहीं है, अब आप ले लिए, आप पे नहीं करो, तो बैंक कुछ कोलेट्रल रखेगी। कोलेट्रल का मतलब आपका है कि सपोज आपका खेत है या कुछ ज्वेलरी है या कुछ ऐसी चीजें कि कोलेट्रल, गारंटी, कि यदि आप पे नहीं कर सकते हो तब आपको बदले में ये, जैसे आपने कार लोन लिया तो आपका कार है जो कोलेट्रल है कि आप पैसे टाइमली नहीं पे कर पाते हो तो आपका कार जब्त कर लिया जाएगा, तो उसे कोलेट्रल कहते हैं। अब क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि किसी को पैसे देना। अब मान के चलो कि आप एज ए एक पर्सन हो, आपको क्रेडिट चाहिए, आप बिजनेसमैन हो या आप पढ़ाई के लिए या आपको घर बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए, किसान है तो उसे खेती करने के लिए क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए होता है।
तो वो लोन चाहिए। और लोन देखो क्या होता है कि किसी के पास सरप्लस है, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपके पास सरप्लस है तभी डिपॉजिट कर रहे हो। अब वो सरप्लस जो है वो बैंक किसी उस बंदे को देगा जिसे की जरूरत हो, तो सेम सिचुएशन आपको भी कभी लोन की जरूरत हो सकती है। तो जब लोन की जरूरत होगी तो दो है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब है कि बैंक बैंक वगैरह जो है वो उससे आप लोन ले रहे हो। इनफॉर्मल जो है वो मनी लेंडर्स वगैरह जो फॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मल है, फॉर्मल में क्या एडवांटेज है कि आपका उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीका से ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसका प्रॉपर अकाउंटिंग वगैरह भी होता है। सबसे जरूरी क्या है कि जो पुअर पीपल हैं उन्हें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जैसे आप पुराने मूवी वगैरह मदर इंडिया और ये सारे देखोगे तो एक गरीब किसान है वो लोन पे ले लेता है, और जो जमींदार है साहूकार है वो उस पर अंगूठा लगवा लेता है, उससे पढ़ना लिखना यदि नहीं आता है, और फिर उसके बाद इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है कि वो जीवन भर एक तरह से बंधुआ मजदूर टाइप का हो जाता है कि बाप ने लोन लिया तो वो नहीं चुका पा रहा है तो उसका बेटा, यानी कि वो परपेचुअल तरीके से चलता रहेगा। लेकिन यदि आप फॉर्मल में लेते हैं तो वो भी एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आपने सुना होगा टर्म पीएसएल, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनफैक्ट 4% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जनरली 4% के आसपास पे मिलता है। तो कहाँ 4% पर एनम, और जो इनफॉर्मल होता है उसमें 4% से ज्यादा पर मंथ देना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ कुछ जगह 10% पर मंथ है, हाँ 4% पर मंथ, तो ये इजी है पे करना, ठीक है। तो एक फॉर्मल यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइज ढंग से है, जो कि प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम बैंकिंग वगैरह का है। इनफॉर्मल जो मनी लेंडर साहूकार ये सारे हैं। एक है इसी में इंस्टीट्यूशनल टाइप में जो एक बीच का इसका एक है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मान के चलो कि एक ग्रुप बना, उसमें से क्या है कि लोन क्रिएट किया गया कि सपोज 10 20 50 100 डिपेंडिंग ऑन जितने लोग हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो अपना 100 रुपया 200 रुपया जिनका जितना क्षमता है उसके अनुसार जो है वो डिपॉजिट जमा करेंगे, और जिनको जरूरत होगा उनको दिया जाएगा। बेस्ट एग्जांपल जो है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक जो है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो मोहम्मद यूनुस थे वो बांग्लादेश में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या किया कि देखा कि बहुत सारे गरीब पर्सन जो पीपल हैं उनको लोन की जरूरत होती है, और उन्हें हाई रेट पे इनफॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल तरीके से उन्हें बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो उन्होंने अपनी पर्सनल सैलरी से कुछ लोगों को छोटा छोटा लोन दिया। अब वो लोग टाइमली लोन को चुका दिए, तो इन्होंने जैसे जैसे चुकाते गए तो इन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, और वही एक्सपेंशन होते होते बांग्लादेश ग्रामीण बैंक बना, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर है पूरे वर्ल्ड में। और इस काम के लिए ही इन्हें मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का वर्क इन्होंने किया, लेकिन इन्हें पीस वाले कैटेगरी में, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला इस काम के लिए। और इसने इनफैक्ट यदि अमर्त्य कुमार सेन का आप बुक पढ़ोगे तो उसमें भी एक अच्छा खासा डेडिकेटेड अपने राइटिंग्स को अमर्त्य सेन ने मोहम्मद यूनुस के बारे में लिखा है। और ये एक बहुत ही हम्बल पर्सन है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस चीज के लिए। तो मेनली कंसेप्ट के तौर पे हम इस चैप्टर में यही है। अब हम एक ओवरव्यू आपका ये पीडीएफ वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, जो आपका ये पीडीएफ में है, हम इस चीज को भी ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें आपका मनी एंड क्रेडिट में है। अब देखो डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ, ये उसके भी आप 500 और 1000 के आपका नोट डिमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, डिवैल्यू हो गया, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, यानी जीरो वैल्यू सरकार ने उसको सिस्टम से हटा दिया। उसके जगह क्या किया कि 500 से 2000 का नोट ये किया। अब देखो जो है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हमने ऑलरेडी देखा कि स्टोर वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, हमने डिमांड्स या वांट्स जो भी है ये हमने देखा। देखो मनी वगैरह है। तो अब है मॉडर्न टर्म्स ऑफ मनी। देखो ये है अर्ली टाइम में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पंच मार्क्ड क्वाइंस जो थे वो 2500 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी गुप्ता क्वाइन ये हैं। फिर आपको देखो तुगलक क्वाइन है, फिर गोल्ड मोहर है अकबर के ये में, फिर मॉडर्न क्वाइन है आपको ये 100 रुपीज 500। शायद आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हो 5 पैसे यूज नहीं किए होंगे, 5 पैसे है, ये 10 पैसा है,
और ये आपका 25 पैसा है। तो एटलीस्ट 25 पैसा आप लोगों में से बहुत ने यूज किया होगा, लेकिन शायद 10 पैसा 5 पैसा जो है वो नहीं किए होंगे, हम लोग यूज करते थे। उसके पहले शायद हमने 1 पैसा यूज नहीं किया, लेकिन हम लोग के मदर फादर जो है वो, आप लोग के मदर फादर हैं वो 1 पैसे यूज, हमने 5 पैसे से यूज किया। तो अब उसका ये अब है चेक पेमेंट। देखो चेक से भी हम पेमेंट कर सकते हैं नॉर्मली। मान के चलो कि हमने देखा ना कि 1 ट्रक गेहूं है, उसको 2000 के नोट में तो आप जेब में रख सकते हो, लेकिन फिर भी 2000 का नोट जो है वो उसमें डिफिकल्टी है। लेकिन यदि चेक के तौर पे आप जिसको नेम लिखोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ ना अकाउंट पेई, यानी कि जिनके अकाउंट में आपको के नेम से है उन्हीं के अकाउंट में पे होगा, यानी कि कोई ले भी लिया तो उसका ये नहीं होगा। ये देखो अकाउंट नंबर है कि जिस अकाउंट से डिडक्ट होना है, ये 57,000 है, ये आपका जिस बंदे का नाम से है उसने ये किया। फिर ये देखो आपका कोडिंग सिस्टम है, आपने चेक देखा होगा ऑब्वियसली। ये आपका देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे हैं। लोन एक्टिविटी, अब देखो बैंक का क्या काम है, 2 काम। एक आपका सेविंग एक्सेप्ट करता है और जिसको जरूरत है उसको लोन देता है। तो बैंक 2 काम करता है। तो बैंक के पास क्या होता है कि आपको मान के चलो ना कि सेविंग में 4% इंटरेस्ट पे दिया और 9% पे बैंक ने लोन लगाया, तो वो जो 5% है डिफरेंस, वही बैंक का प्रॉफिट होता है। क्योंकि बैंक को बहुत सारा एक्सपेंडिचर, जो बिल्डिंग में बैंक खुला हुआ है उसका किराया देना पड़ता है, स्टाफ का किराया देना पड़ता है, और बहुत सारा डे टू डे एक्टिविटी में, तो ये आपका बैंकिंग सिस्टम ये काम करता है। अब देखो टू क्रेडिट, ये आपका है क्रेडिट सिस्टम। तो देखो फेस्टिवल सीजन में सबको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, कि क्योंकि जूते खरीदना है, कपड़े खरीदना है, मिठाई खरीदना है। सपोज फॉर एग्जांपल आज नागपंचमी है, तो नागपंचमी में सब लोग मैंगो, जैक फ्रूट ये खरीदेंगे, और हम लोग के यहाँ जैसे नॉन वेज बहुत लोग खाएंगे, तो उनके लिए उनको पैसे की जरूरत होगी। तो इस समय जो फेस्टिवल में ज्यादा क्रेडिट की जरूरत होगी। या फिर है जैसे किसी और को कुछ और चीजें होंगी कि मान के चलो कि खेती के लिए जरूरत होती है, या फिर विवाह के लिए जरूरत होती है, घर बनाने के लिए, तो ये आपका क्रेडिट ये जरूरत होती है। अब ये सारी चीजें हैं कि क्यों क्रेडिट लिया जाता है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम कोलेटरल ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हाउस लोन होता है, फिर आपका मोटर व्हीकल लोन होता है, पर्सनल लोन होता है। फिर आपका जैसे देखो विलेज वगैरह में हमने ऑलरेडी देखा इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल। फिर है आपका लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह है उसके देखोगे आप। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, तो देखो ये फॉर्मल है आपका, ये 2012 के डेटा के अनुसार। तो देखो मनी लेंडर 33%, कॉमर्शियल बैंक 25%, कोऑपरेटिव बैंक आपके 25%, गवर्नमेंट 1%, और अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी वो 2%, लैंडलॉर्ड्स 1%। ठीक है, तो देखो मनी लेंडर सबसे ज्यादा 2012 में भी देखोगे रूरल हाउस होल्ड में मनी लेंडर बहुत भूमिका निभा रहे थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे है ये कम होता जा रहा है। तो इन सारे चीजों को देखोगे। ठीक है, अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पुअर हाउस होल्ड, देखो ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल। तो देखो ये आपका जो है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल। तो देखो ये पर्पल जो है, देखो पुअर हाउस होल्ड जो है सबसे ज्यादा इनफॉर्मल से लेते हैं, और फॉर्मल जो है ओनली 15%। जैसे जैसे देखो रिच पर्सन है उनका मेजोरिटी फॉर्मल में होता है। जैसे मुकेश अंबानी किसी से 100 रुपया नहीं उधार लेने जाएगा, लेकिन एक पुअर पर्सन है उसको 100 200 500 रुपए का जरूरत, तो वो इनफॉर्मल। तो फॉर्मल जो क्या होता है वो चीप होता है। तो कंसेप्ट हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीजें अब सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड पुअर, इसमें देखोगे ये सारी चीजें आप देख लोगे। ठीक है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक जो है वो मोहम्मद यूनुस ये उसके हैं। ठीक है ना, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड रेसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल पीस प्राइज। तो ये इस चैप्टर में मेनली इस चैप्टर में कंसेप्ट था, जो हम कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप फिर से इसको पढ़ें, और जहां कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या हमें आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।